आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हमारा रहने वाला है। अदर आर्टिकल ईरान और सेबी के बारे में जानेंगे और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं, जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो उसको भी देखेंगे। तो पहले फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज का रिलेटेड है ईरान से। देखो, अभी ईरान में 2 ब्लास्ट हुए। इन 2 ब्लास्ट में 103 लोग मारे गए और ये ब्लास्ट जो मेमोरियल इवेंट था ईरान में, कासिम सुलेमानी की याद में रखा गया। देखो, कासिम सुलेमानी को जो है यूएसए ने मरवा दिया था। ये डायरेक्ट ईरान का आरोप है कि यूएसए के द्वारा कासिम सुलेमानी जो फौज में जनरल थे उनको मरवा दिया गया था। उसके बाद से ईरान का एग्रेसिव रवैया देखने को मिलता रहा है और यूएसए नहीं चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में एज ए पावरफुल कंट्री इमर्ज हो। तो इसके बाद क्या हुआ, एक मेमोरियल इवेंट हो रहा था। उस मेमोरियल इवेंट में 103 लोग मारे गए। तो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंपॉर्टेंट है, ईरान की लोकेशन, ईरान का फिजिकल मैप और ईरान का पॉलिटिकल मैप। देखो, ईरान बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है। क्यों स्ट्रेटजिक लोकेशन है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईरान को नॉर्थ में देखोगे तो ईरान का नॉर्थ में बॉर्डर अजरबैजान से भी मिल रहा है और ये छोटी सी जो पट्टी आप देख रहे हो ये अर्मेनिया की है, जो इन्होंने यहाँ नहीं बताया। अर्मेनिया से मिल रहा है, फिर ये अजरबैजान से मिल रहा है। मतलब अजरबैजान का 2 एरिया है। एक तो ये एरिया है कैस्पियन सी के बगल में, फिर अर्मेनिया है, फिर अजरबैजान। टर्की से बॉर्डर मिल रहा है, इराक से बॉर्डर मिल रहा है, कुवैत से बॉर्डर तो नहीं मिल रहा है मगर वाटर के थ्रू हम पर्सियन गल्फ से कुवैत में जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया वाटर के थ्रू, बहरीन, कतर, दुबई, ओमान, ये सब आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ऐसे ही याद हो जाएगा। हम मैप को क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में डिस्कस हो जाए। देखो, नॉर्थ से साउथ अगर आप छोटी कंट्री देखोगे तो कुवैत हो गया, कुवैत के बाद बहरीन हो गया, कतर हो गया, फिर ये देखो ओमान हुआ, दुबई नहीं हुआ क्योंकि ओमान ऊपर है तो ओमान हुआ, फिर दुबई हुआ। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को देखना होता है नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उधर नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर मिलता है और नॉर्थ में कैस्पियन सी से बॉर्डर मिलता है। देखो, कल हमने रामसार साइट को डिस्कस किया था, तो जो रामसार जो सिटी है वो यहीं पर कैस्पियन सी के बगल में ही है और अफगानिस्तान में मिलता है ईस्ट में, और ईस्ट में और पाकिस्तान से मिलता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अल्बरूज माउंटेन है। ये अल्बरूज माउंटेन ऊपर तक फैला हुआ, जैग्रोस माउंटेन अगर आप इस वाले मैप में देखोगे तो ये जैग्रोस माउंटेन ईरान से होता हुआ, इराक से होता हुआ टर्की तक ये फैला हुआ। जैग्रोस माउंटेन में एक फ़्लाइट क्रैश हुई थी तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इस साल बढ़ जाती है। कबीर डेजर्ट है और लूत डेजर्ट है और ये अल्बरूज माउंटेन है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मैप को देखेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आप जानते ही हैं, ईरान से बॉर्डर मिलाती है। स्ट्रेट जो होती है 2 वाटर बॉडी को मिलाती है, लार्ज जैसे पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ईरान से रिलेटेड, ईरान की मैपिंग से रिलेटेड। एक एक चीज़ आपको मैंने ये बता दी है। आप इसमें क्या है, बार बार डिस्कस करेंगे, बार बार मैप को देखेंगे तो आपका डेली हो जाएगा। हम एक मैप डेली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट द मैप, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। देखो, अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सेबी प्रूव कर रहा है उसके प्रूव को अपहोल्ड किया है, वो ठीक तरह से प्रूव कर रहा है। 24 मामलों में अभी वर्डिक्ट आनी थी तो 22 मामलों में सेबी ने प्रूव कर दिया है और अदानी ग्रुप को गलत नहीं ठहराया है। अपोजिशन का कहना है ये तो होना ही था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी जो है, जो अथॉरिटी डिफाइन करती है, एक लॉ से डिफाइन करती है और सेबी अंडर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेबी पर भरोसा करते हैं और सेबी ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। तो सेबी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है 24 मामलों में, तो 22 मामलों में रिपोर्ट आ गई है, 2 मामले बचे हैं। विद इन 3 मंथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर आप इस पर रिपोर्ट दीजिए, 2 जो रिपोर्ट रह गई हैं। तो ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे जो हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी ने स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट की है और सेबी ने मिसकंडक्ट किया है स्टॉक मार्केट में। देखो, हिंडनबर्ग का बहुत सारे आरोप थे, जैसे क्या है, मान लो ये अदानी की
अदानी की कंपनी है। अब अदानी जी क्या करते थे, जो यहाँ के शेयर थे, जो यहाँ का पैसा था, इसे विदेश में भेज के दोबारा से अपने शेयर खरीदवाते थे। तो इस तरह की जो मिसकंडक्ट किए गए थे, ये हिंडनबर्ग के द्वारा आरोप लगाए गए थे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सेबी कब स्टेबलाइज हुई, सेबी का क्या स्टेचुटरी बैकिंग है, सेबी क्या पहले नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेबी से बन जाते हैं। देखो हमने पहले भी सेबी को डिस्कस किया, मगर हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। देखो सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है और स्टेचुटरी बॉडी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्टेचुटरी बॉडी जो है अपनी पावर डिफाइन करती हैं किसी लॉ से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अपनी पावर डिफाइन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे स्टेबलाइज किया गया 12 अप्रैल 1992 को अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। देखो सेबी जो है यहाँ पर अभी नहीं बताया गया, आगे बताया गया है। सेबी स्टार्टिंग में एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी। 1998 में क्या हुआ था, एक कैपिटल इशू करके, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, इसको रिमूव करके सेबी को स्टेबलाइज किया गया था। और सेबी उस टाइम में नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी। तो यूपीएससी के द्वारा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीज़ बहुत चर्चा में होती है कि सेबी फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी, देन उसे स्टेचुटरी स्टेटस मिला पार्लियामेंट के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह के यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेबी का फंक्शन क्या है? देखो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किसके? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, जो सिक्योरिटी खरीदते हैं, जैसे हम लोग बॉन्ड खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, ग्रो ऐप वगैरह पे, पेटीएम मनी पर, ठीक है। प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। कि देखो सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कंपनी है। अब रामू ने ये कंपनी स्टेबलाइज की, और रामू क्या करेगा, जब ये कंपनी बनाएगा तो इसे फंड की ज़रूरत होगी। तो इस फंड को बढ़ाने के लिए रामू अपना प्लान रखेगा बिग इन्वेस्टर के सामने, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे, उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो इनके सामने प्लान रखेगा, और ये वेंचर कैपिटल को अगर ये आइडिया पसंद आ गया तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा। तो ये जो वेंचर कैपिटल हैं ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो लोगों ने ये इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स खरीदे होंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होंगे अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन का जो हम स्टॉक करते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि टाटा का शेयर ले लो या इसका अदानी का शेयर ले लो, क्या होता है, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में पहले ही इन्वेस्टर ने शेयर खरीद लिए हैं। जो इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे थे उन्हें दोबारा से स्टॉक मार्केट में स्टॉक किया जाता है, और वो अपना पैसा बढ़ाते हैं इस तरह से। तो कंपनी को भी इससे बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल के लिए क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट किसी प्लान को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अपने जो आपने शेयर खरीदे हैं इसे आप बेच नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। दूसरा अब क्या है, सेबी का हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। और बैकग्राउंड आप देख लीजिए, सेबी के होने से पहले क्या थी, एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जो अपनी अथॉरिटी डिफाइन करती थी कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट 1947 से, ठीक है। इसके द्वारा ये अथॉरिटी अपनी पावर डिफाइन करती थी। 1998 में क्या हुआ, 1988 में क्या हुआ, सेबी को स्टेबलाइज किया गया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिमूव करके, ठीक है। और ये रेगुलेट करने लगी कैपिटल मार्केट को, और गवर्नमेंट ने इसमें रिजोल्यूशन लाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो सेबी थी वो स्टेचुटरी बॉडी बनी, किसके थ्रू, सेबी एक्ट के थ्रू 1992 में। अब सेबी का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। सेबी एक बोर्ड होता है जिसमें चेयरमैन होते हैं और सेवरल अदर पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर वो होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, और फुल टाइम मेंबर वो होते हैं जिनको सैलरी के थ्रू फुल टाइम के लिए रखा जाता है। सेबी क्या करती है, वेरियस कमेटी बनाती है टाइम टू टाइम, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो किसी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, किसी ने क्या किया, लूप होल क्रिएट कर दिया, किसी ने शेयर की इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला दी कि ये शेयर गिरने वाला है। तो इस टाइप की
चीज़ों में जब कमेटी की ज़रूरत पड़ती है तो सेबी टाइम टू टाइम एक कमेटी बनाती है। सेबी के अंदर ही सेबी एक्ट के अंदर एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। क्या होता है, सेबी कोई भी वर्डिक्ट देती है, जैसे मान लो दो पार्टी के बीच में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइसिस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड फाइट है, तो सेबी ने वर्डिक्ट दी एक के फेवर में। अब क्या हुआ, ये जिसके फेवर में दी वो तो संतुष्ट है, जिसके फेवर में नहीं दी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा और कहेगा मैं सेबी की जो जजमेंट है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेबी के जजमेंट के बाद सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस चलेगा। अब अगर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से जो डिसीजन है वो अपील उसकी सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। मैं यहाँ हाई कोर्ट लिख सकता था मगर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको लगेगा सर ने बदल दिया है ऐसे, तो हाई कोर्ट में नहीं होती है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। देखो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, 2 मेंबर होते हैं और इनके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है। सिविल कोर्ट की तरह पावर का क्या मतलब है, किसी पर्सन को हाजिर होने के लिए बोल सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टिंग मटेरियल मंगा सकते हैं और उनसे जो है एफिडेविट ले सकते हैं। सेबी के पास पावर और फंक्शन क्या है, सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये कुछ मामलों में अपना जजमेंट देती है जो इस एक स्पेसिफिक मैटर्स हैं उनमें जजमेंट देती है। क्वासी लेजिस्लेटिव क्या मतलब है कि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से बन गया, उसके बाद क्या होता है उस लेजिस्लेटिव के अंदर भी लेजिस्लेचर बनाया जाता है, मतलब बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया में लेजिस्लेटिव फंक्शन करती है, इसलिए इसे क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी कंडक्ट करती है इंक्वायरी को, रूलिंग को पास करती है और पेनल्टी भी लगाती है। फुलफिल रिक्वायरमेंट इन 3 क्राइटेरिया, मतलब सेबी जो है फंक्शन करती है 3 कैटेगरी में। इशूअर्स क्या मतलब, जो मार्केट में अपने शेयर इशू करते हैं उनके लिए मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है, जैसे हो गया से स्टॉक मार्केट हो गया, मान लो इस कंपनी ने क्या किया, अपना स्टॉक मार्केट में डालना चाहा तो इशूअर हो गया ना, ये कंपनी इशूअर हो गए। इन्वेस्टर के लिए क्या करती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बेनिफिट ना हो और जो स्टॉक मार्केट के करीबी हैं उन्हें बेनिफिट हो जाए। इंटरमीडिएटरी को प्रोटेक्ट करती है। इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं, जैसे इंटरमीडिएटरी हो गए हमारे, आप ये समझ लीजिए इंटरमीडिएटरी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरी हो गए ये जो पैसे का लेन देन रखते हैं। जैसे हम जो स्टॉक खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, अब याद आया, म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं, इसमें बहुत सारी पब्लिक अपना पैसा लगाती है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी तो एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ये भी तो एक इंटरमीडिएटरी है। ये म्यूचुअल फंड वाले जो है ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब जब इनको पैसा बढ़ के मिलता है तो ये इन्वेस्टर को बढ़ा के देते हैं, इनको पैसा घट के मिलता है तो इन्वेस्टर को घटा के देते हैं। तो इंटरमीडिएटरी को भी ये कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट बनाकर रखते हैं। ठीक है, आगे यही बात बताई गई है कि सेबी का 2014 में सेबी के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और वो रेगुलेट कर सकती है और कोई भी कंपनी अगर गड़बड़ करती है, नॉन कंप्लाइंसेस करती है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अटैच का क्या मतलब है कि आपकी जो कंपनी है उसमें रोक लगा सकती है, आपके स्टॉक आगे नहीं बिकेंगे। सेबी के और क्या है, सेबी के पास पावर है सर्च और सीजर करने की। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके मेंस में आएंगी, मगर कभी कभी क्या होता है प्रीलिम्स में ऐसा ऑप्शन डाल देता है कि सेबी क्या सर्च और सीजर कर सकती है, सेबी क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्या सेबी किसी को बुला सकती है, ये सिविल पावर है, ये सब दी हुई हैं सेबी को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करती है वेंचर कैपिटल का। मैंने बताया वेंचर कैपिटल कौन होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किया जाता है। और क्या, वर्क प्रमोट एंड रेगुलेटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेबी क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, फ्रेडुलेंट जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिकल था सेबी से रिलेटेड और हिंडनबर्ग से रिलेटेड। सेबी की आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। सेबी आए दिन न्यूज़ में आता है, अगर आप इसको नहीं पता है तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, अगला आर्टिकल बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो क्या हुआ है रिसेंटली, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, प्रीमियम आर्टिकल है। बुक्सा टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है कि एक होप जगी है कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्या हुआ था इससे पहले, कुछ दिन पहले क्या हुआ, 23 साल के बाद एक टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया था। मतलब टाइगर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा घट गई थी बुक्सा टाइगर रिजर्व में कि 23 साल के बाद देखा गया। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, प्रे का क्या मतलब हो गया, जिस जानवर को टाइगर खाता है।
तो उसका बेस बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बढ़ाई गई हैं ताकि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़े। तो लो जो टाइगर डेंसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही। देखो आप बुक्सा टाइगर रिजर्व देख लो, ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल के ऊपर में आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। बुक्सा टाइगर रिजर्व का इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान से मिलता है और हमारा डोमेस्टिक बॉर्डर असम से मिलता है। अगर आप देखोगे तो ये जो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसको क्रिएट किया गया था 1983 में एज अ 15th टाइगर रिजर्व, ठीक है। डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क इसे 1992 में। नॉर्थन बॉर्डर मैंने बता दिया भूटान से मिलता है। सिंचुला हिल रेंज जो है, सिंचुला हिल रेंज जो है इसके नॉर्थ एरिया से होते हुए गुजरती है इसे सिंचुला हिल रेंज, ठीक है। और डोमेस्टिक बॉर्डर इसका आसाम स्टेट से मिलता है। रिवर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर संकोस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रख लेना। बाकी आप पढ़ लो रायदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, फास्कोवा, दीमा एंड नोनानी, ये रिवर यहाँ से होकर गुजरती हैं। टाइगर के बारे में देख लेते हैं। टाइगर जो है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसे प्रोवाइड की गई है और IUCN के स्टेटस में इंडेंजर्ड है। आपको मुझे ये बताना है स्नो लियोपार्ड जो है, स्नो लियोपार्ड इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN के या वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। आपको बस कमेंट बॉक्स में E और V लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और साइड्स के ये अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। टाइगर इन इंडिया, वर्ल्ड के जितने टाइगर हैं उसमें 70% तो इंडिया में ही है। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 टाइगर हैं, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें तो वर्ल्ड में 100 टाइगर हैं तो इंडिया में 70 टाइगर पाए जाते हैं। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के 70% टाइगर जो है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। 53 टाइगर रिजर्व हैं अपने इंडिया में और ये 18 स्टेट में फैले हुए हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री बना था जिसने सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो हुआ था टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है अच्छे से। टाइगर को डबल करने में सबसे तेजी जो है हमारे इंडिया ने दिखाई और इसमें सबसे पहले टाइगर जिसने डबल किए थे वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व था। आप ये याद रखना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सबसे पहले डबल टाइगर करने वाला पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया में। और इंडिया ऐसा पहला कंट्री बना जिसने टाइम लिमिट से 2022 से पहले ही टाइगर डबल कर लिए। ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था। आपको याद रखना है डबल टाइगर की पॉपुलेशन करने के रिलेटेड कौन सा डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ याद रखना ये है टाइगर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1773 में आया। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह आया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया 1773 में। इसका मेन पर्पस था टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करना, प्रे की पॉपुलेशन को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए एक हेवन की कंडीशन बनाना। मतलब ऐसी कंडीशन बनाना कि कोई भी उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना कर पाए। टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी एक 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये एक छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनाया गया। देखो 53rd टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है? गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ एरिया मिलाकर 53rd टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आप ये जान लीजिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फाइनल अप्रूवल देती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फाइनल अप्रूवल दे देती है। गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसका बॉर्डर MP से भी मिलता है इधर और इधर झारखंड से भी मिलता है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो 2005 में बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंडमेंट करके। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा था, इसको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही आपके काम का आर्टिकल है। बुक्सा टाइगर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसमें बहुत सारे प्रे की पॉपुलेशन है, डिफरेंट टाइप के टाइगर हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा PM विश्वकर्मा योजना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लीजिए, PM विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जिसे 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ PM विश्वकर्मा योजना अपलिफ्टमेंट करने के लिए है ट्रेडिशनल आर्टिसन को और क्राफ्ट पीपल को। देखो ट्रेडिशनल आर्टिसन कैसे होते हैं? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोने में डिफरेंट टाइप के आकार बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं, कारपेंट्री करते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, स्कल्पटिंग करते हैं। ये सब जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, इन्हीं को हम
ट्रेडिशनल आर्टिसन कहते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना इन्हीं से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री है, इसकी मिनिस्ट्री जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज नोडल मिनिस्ट्री है। और इस स्कीम को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब 3 मिनिस्ट्री मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज आप इसको एक एक चीज अच्छे से पढ़ लेना। फीचर क्या है, रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर क्या किया जाएगा, जो क्राफ्ट पर्सन है उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा की योजना के अंदर ने सर्टिफिकेट दिया गया है, यहां से हमें चीज जरूर लेना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, इनको कोलेटरल फ्री क्रेडिट देने की गारंटी है। मतलब कोलेटरल फ्री क्या, आपको कोई भी कागज लगाने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड लगा दो बस हो जाएगा। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप ये लगाओ वो लगाओ, तो कोलेटरल फ्री है, जमीन के कागज लगाने की जरूरत नहीं। आपको 1 लाख तक का पहली बार लोन मिलेगा। अगर आपने टाइम पर वो 1 लाख तक का लोन चुका दिया तो आप दूसरी बार में 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और इसमें भी कंसेशन दिया जाएगा 5% का। ये 2 लाख का लोन जब दिया जाता है जब आप पहला लोन अच्छे टाइम से दे देते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा। और ये स्कीम जो है 5 सालों के लिए, आप याद रखना 2023 से लेकर 2028 तक, ये डेट आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर आप स्किल ट्रेनिंग लेते हैं तो पर डे आपको 500 रुपये मिलेंगे और 15,000 रुपये ग्रांट की जाएगी अगर मॉडर्न टूल आप लेते हो। ये सब स्कीम के अंदर है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो सब ये चीज़ें देगी। स्कोप कवरेज क्या है, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में होगा। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा, इसके कॉमन सर्विस सेंटर में विलेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कॉमन सर्विस सेंटर को दे दी गई। जो विलेजेस में आप देखते नहीं है कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जिसमें आधार से रिलेटेड फंक्शन किए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, विलेज लेवल पर इसके द्वारा स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। टाइगर का IUCN स्टेटस जाना, स्नो लियोपार्ड का मैंने आपसे स्टेटस पूछा है, इंडेंजर्ड होता है या वल्नरेबल होता है। आप एक भी कमेंट बॉक्स में ERV लिखकर भेज दीजिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ @WASI H34 पर जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।